ठीक है। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो बच्चे हो आप लोग वो 10th में हो, कोई ऐसा है जो 10th के एग्ज़ाम देकर आया है? कितने जने हैं? 2 जने बॉयज़ में से? ठीक है। बाकी सब जो हैं 10th में आए या उससे भी लोअर क्लास में, कोई 9th में 8th में कोई है? सभी 10th के हैं? ठीक है, चलो ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठा लेते हैं अपने। तो जैसे 9th के अंदर आपने साइंस में एक टॉपिक पढ़ा होगा आनुवंशिकता से रिलेटेड, ठीक है। आनुवंशिकता पता है ना सबको क्या होती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा ताकि कैमरा में भी आ जाए ना। आनुवंशिकता जिसको हम लोग इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है आनुवंशिकता? कोई बताएगा? हाँ जी बेटा, आनुवंशिकता क्या होती है? याद है कुछ या भूल गए? चलो मैं बताता हूँ। आनुवंशिकता या जिसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर हमें जितनी भी अलग अलग तरीके की जो जीन्स मिलती हैं, जीन्स पता है ना क्या होती हैं? जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या मिलता है? डीएनए मिलता है ना। डीएनए हमारा क्या है? आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है, जो हमारी कोशिकाओं में, हमारे केंद्रक के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और यही आनुवंशिक पदार्थ क्या करता है? हमारे सारे के सारे जितने भी हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के जितने भी लक्षण हैं अलग अलग तरीके के, जैसे आपकी आँख जो है उसका रंग क्या है, आपके बालों का रंग क्या है, बाल आपके जो है घुंघराले हैं या बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल सरल हैं। तो आपके शरीर के ये जितने भी अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं, उन सब लक्षणों को नियंत्रित करने का काम जो है हमारे शरीर के अंदर वो किसका होता है? आनुवंशिक पदार्थ का होता है। और आनुवंशिक पदार्थ हमारे शरीर में कौन मिलता है? डीएनए होता है ना। इस डीएनए का पूरा नाम पता है सबको? क्या होता है पूरा नाम? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। वेरी गुड। तो ये इसका पूरा नाम हो गया। तो हम लोग आनुवंशिकता के अंदर पढ़ते क्या हैं? हम लोग आनुवंशिकता के अंदर दरअसल इसी आनुवंशिक पदार्थ की, डीएनए की पूरी जो है, जैसे एक तरीके से हम लोग इसकी कार्यप्रणाली बोल देते हैं कि ये काम कैसे करता है, या हमारे शरीर के जितने भी अलग अलग प्रकार के जितने भी लक्षण हैं उन सबको नियंत्रित कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर? आनुवंशिकता के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, वो सब कुछ पढ़ा जाएगा हमारा आनुवंशिकता में, जेनेटिक्स के अंदर। तो 9th में आपने थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखी होगी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले जो है किस वैज्ञानिक ने हमें बताया था? याद है किसी को? एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आता है आपको, जिसमें वो पूछते हैं कि आनुवंशिकता का पिता या आनुवंशिकता का जो जनक है वो कौन है, किसको माना जाता है? किसको मानते हैं हम लोग? मेंडल को, है ना। मेंडल का जो पूरा नाम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आनुवंशिकता का पिता या आनुवंशिकता का जनक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में किसने बताया था? इसी ने बताया था, है ना। अब बताया कैसे था इसके बारे में सबसे पहले? क्योंकि इसने क्या किए थे, अपने कुछ
एक्सपेरिमेंट्स, अपने कुछ प्रयोग किए थे। अब वो प्रयोग जो हैं उसने किस पर किए थे और कैसे किए थे, वो सारा सबसे पहले इस आनुवंशिकता में आता है। उसके बाद में हम लोग सारी चीज़ देखते हैं भाई उसके बताए गए हमारे नियम कौन कौन से हैं, उसने क्या क्या नियम बताए हैं, और उन नियमों के अनुसार हमारे या किसी भी जीवित प्राणी के, चाहे वो एक पौधा है, चाहे वो एक छोटा मोटा कीट है, या चाहे हम लोग इंसान हैं, हम सभी के बॉडी में जितने भी अलग अलग प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं वो सब कौन है, इसी के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। वो सब कुछ उसने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इस आनुवंशिकता के अंदर जो मेंडल था वो एक पादरी था। पादरी क्या होता है? चर्च के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं भाई वो फादर होता है ना, पता है ना सबको। तो उसने अपने फ्री टाइम के अंदर, वेले टाइम के अंदर भाई वो उसके पास में बहुत सारा समय था, तो उसने क्या किया था, उसने मटर के पौधे के ऊपर अपने प्रयोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, और 7-8 साल तक उसने क्या किया था, इसी पौधे के ऊपर अपने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए। अब अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए, उसी के जो उसके सामने रिजल्ट आए थे, उसी रिजल्ट के आधार पर उसने क्या कर दिया, इस आनुवंशिकता के 3 नियम दे दिए अलग अलग। ठीक है, तो क्या प्रयोग था उसका? उसका बड़ा सिंपल सा प्रयोग था। उसके पास में मटर के कुछ पौधे थे, कुछ प्रजातियां थी। अब वो उसका एक हम लोग लक बोल सकते हैं, किस्मत बोल सकते हैं। उसके पास में जो मटर के पौधे थे वो सारे के सारे क्या थे, एकदम जो क्या थे, जैसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध थे, प्योर टाइप के थे। मतलब उसके अंदर कोई भी और प्रकार के पौधे की हमें आनुवंशिक पदार्थ की मिलावट नहीं देखने को मिलती थी। ठीक है, उसने अपने एक तरफ जो है नर पौधा लिया मटर का, एक तरफ जो है उसने मादा पौधा लिया, और उनके बीच में क्या कर दिया, संकरण करवा दिया। संकरण पता है क्या होता है? इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ये टर्म आपको आएगी। पता है क्या होता है? संकरण का मतलब होता है कि 2 अलग अलग प्रजातियां हैं, उनके आनुवंशिक पदार्थ को जब हम लोग मिलाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, संकरण बोला जाता है। अब ये एक नर पौधा है, एक मादा पौधा है, इन दोनों के लक्षणों को मिला दोगे तो नए पौधे बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो उस नए पौधे के अंदर क्या होगा, इसके वाले गुण भी आएंगे और इसके वाले गुण भी आएंगे। तो वो अलग अलग प्रकार के उसने क्या क्या रिजल्ट वगैरह दिए, वो सारा कुछ इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब इसके प्रयोग को स्टार्ट करने से पहले या इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें समझने से पहले हमें क्या करना होता है, इसके अंदर कुछ शब्दावली को याद करना पड़ता है, जो कि बहुत ही आसान सी शब्दावली है, आपको मिल जाएंगी। कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी, अगर उनको याद नहीं करोगे तो फिर आपका आगे का काम इसका आनुवंशिकता का नहीं चलेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको अगर आप क्या है एक बार बड़े ध्यान से सुन लोगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट मानते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा ये हार्ड है, हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, बट ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है, बिल्कुल सरल है ये। ठीक है, अब देखो शब्दावली में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं, बस कुछ 5-7 जो हैं टर्म्स हैं, शब्दावली हैं, सिर्फ उनको याद कर लें तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं अगर बताता हूँ भाई, सबसे पहले तो इसको हिंदी में भी हम लोग जीन बोलते हैं और इंग्लिश में भी हम इसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जो आपने पहले भी लोअर क्लासेस में, आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। क्या होती है एक जीन? बताएगा कोई, जीन क्या होती है? कोई आइडिया? चलो देखो, जीन जो होती है
जीन हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए का वह सबसे छोटे से छोटा खंड जो होता है, ठीक है, ये पूरा हमारा ऐसा मान लो पूरा लंबा एक डीएनए एक कोशिका के अंदर मिल रहा है, उसका कोई भी एक छोटे से छोटा पार्ट, मान लो हमने कह दिया कि ये इतना वाला छोटा हिस्सा जो है, छोटा खंड है, जो क्या कर सकता है, जो कोई भी लक्षण को नियंत्रित कर सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जीन को बोलते हैं। समझ में आया? जीन क्या है? पूरा डीएनए, हमारे एक कोशिका में जितना भी डीएनए मिलता है उसका कोई भी एक छोटे से छोटा खंड जो क्या कर सकता है, किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लो मैंने यही बोल दिया कि ये भी हमारी एक पहली जीन है, इस डीएनए के ऊपर लगी हुई है। इस जीन का काम क्या है? इस जीन का काम है कि हमारे आँख के रंग को इसने नियंत्रित करना है। भाई किसी की आँखें जो हैं वो बिल्कुल काली होती हैं, किसी की थोड़ी सी भूरी होती हैं, है ना, ब्राउन होती हैं। और विदेशों में हम लोग देखते हैं कई लोगों के नीली आँखें, ब्लू आइज़ वाले भी लोग होते हैं। तो अलग अलग कलर है ना, अलग अलग रंग है, तो वो किसके कारण है? किसी न किसी एक जीन के कारण है। तो मान लो कि मैंने कह दिया ये वो छोटी सी जीन है, इसके ऊपर आपको डीएनए के ऊपर बहुत सारी ऐसी जीन्स मिल जाएंगी जगह जगह पर, जिनका कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई वो लक्षण क्या करेंगी, नियंत्रित करेंगी। समझ गए? तो डीएनए के ऊपर बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि एक जीन होती क्या है, क्योंकि इसके अलावा इसको अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ तो आपके समझ आ ही नहीं सकेगी, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो चैप्टर है वो तो सारा क्या है, इसी के ऊपर ही आधारित है। भाई जीन क्या है, उसका काम क्या है, वो ऐसे ऐसे करती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि किसी भी जीवित, बोर्ड दिखाई दे रहा है सर? कोई बात नहीं, चलो अब और थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। जीन जो होती है किसी भी जीवित प्राणी के अंदर, उसके क्या मिलते हैं, हमें दो अलग अलग प्रकार के रूप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इधर इधर बच्चे इधर ध्यान दो। किसी भी जीन के हमारे शरीर के अंदर क्या मिलते हैं? दो अलग अलग प्रकार के रूप मिलते हैं। उन अलग अलग रूपों को हम लोग बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। इंग्लिश में इसको एलील्स बोल दिया जाता है। ये शब्द भी आपको लिखा आ सकता है ना, क्योंकि चाहे हम लोग पूरा हिंदी मीडियम पढ़ लें, लेकिन साथ साथ में आपको क्या है, इंग्लिश जो है वो थोड़ा बहुत इसके टर्म्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बाइलिंगुअल जो है आपको एग्ज़ाम के अंदर चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो युग्म विकल्पी का मतलब हो गया कि ये एक ही जीन के क्या हैं, दो अलग अलग रूप होते हैं। उनको क्या बोल दिया जाता है? युग्म विकल्पी बोल दिया जाता है। जैसे मैंने कहा भाई ये वाली कोई जीन है, ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे शरीर के अंदर हमारे हाइट को, हमारे कद को नियंत्रित करने का है। तो भाई कद सभी का एक प्रकार का तो नहीं होता, चाहे हम हैं चाहे कोई पौधा है ना। कोई पौधा छोटा होएगा, वैसे कोई इंसान छोटा होता है, कोई इंसान बहुत लंबा भी होता है ना। तो सबकी अलग अलग प्रकार की जो ये हाइट है, कद है, वो किसके कारण है? वही जीन के कारण है। तो किसी का कद जो है बहुत ऊंचा है और किसी का बहुत छोटा है, इसका मतलब है ये एक ही जीन के जो दो अलग अलग युग्म विकल्पी हैं वही क्या कर रहे हैं? इसको नियंत्रित करने में सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर किसी की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है तो उसको हम लोग टॉल लिखते हैं। टॉल वाले को हम लोग क्या कर देते हैं? टी से लिख देते हैं। और जिसकी हाइट छोटी है उसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ, बौना कद। ठीक है, कोई पौधा बहुत छोटा रह जाता है
उसको हम लोग लिख देते हैं छोटी टी से, स्मॉल टी से। और एक रूल इसमें और रहता है कि युग्म विकल्पी हैं या जो हमेशा एलील्स होते हैं उनको हमेशा क्या लिखा जाता है, उनको हमेशा जोड़े में लिखा जाता है, पेयर में लिखा जाता है। तो पेयर का मतलब, जोड़े का मतलब है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैपिटल टी। इसका मतलब हो जाएगा कि ये वाले पौधे कौन से हैं, लंबे कद वाले हैं, और ये वाले बौने या छोटे कद के हैं। ठीक है, तो जीन हो गया, क्या होती है, हमारे डीएनए का छोटे से छोटा खंड जो किसी कैरेक्टर को, किसी लक्षण को नियंत्रित कर सकता है। और युग्म विकल्पी क्या हैं, उसी जीन के दो अलग अलग रूप हैं। ठीक है, इसको और भी एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मान लो कोई पौधा है हमारे पास में, ठीक है, तो उस पौधे के क्या हैं भाई, आप जैसे देखते हो गुलाब का पौधा है, अब गुलाब के कुछ फूल तो क्या हैं आपको बिल्कुल लाल दिखाई देते हैं, और कुछ क्या होते हैं पिंक कलर के, गुलाबी कलर के भी होते हैं। ठीक है, और भी आपको बहुत सारी उसके अंदर वैरायटीज़ मिल जाती हैं। तो वो सब किसके कारण है, वही जो एक जीन है वो नियंत्रित कर रही है उसके रंगों को, कलर को, तो वही वाली गुलाबी कर देगी, वही वाली रेड कर देगी। ठीक है, तो रेड वाले को मान लो हमने यहाँ पर RR लिख दिया, तो गुलाबी वाले को हम लोग स्मॉल r से लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जीन के हमेशा आपको क्या मिलते हैं, दो अलग अलग ही रूप मिलते हैं। इसी वजह से सब चीज़ों के अंदर क्या आता है, अंतर आता है। ठीक है, समझ में आ गई ये दोनों चीज़ें। ऊपर वाला इरेज कर दूं एक बार। चलो तीसरा भी देख लेते हैं इसके बाद। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एक होता है लक्षण प्रारूप, जिसको हम लोग फिनोटाइप बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। लक्षण प्रारूप का मतलब है कि जैसा हमें लक्षण दिखाई देगा। अब लक्षण दिखाई देने का मतलब है हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर के संरचना की बात करेंगे कि कोई भी चीज़ बाहर से दिखने में हमें कैसी नज़र आ रही है। ठीक है, अब जैसे एक पौधा है, बाहर से दिखने में हमें क्या नज़र आ रहा है, वो बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके अंदर छोटे वाली जीन ना हो। उसके आगे का नई जनरेशन जो है, नई आगे जो पीढ़ी आएगी, उसका पौधा छोटा भी तो निकल सकता है। तो वो कहाँ से निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से क्या थी, छोटे वाली भी जीन थी, लेकिन अब फिलहाल उसके अंदर क्या नज़र आ रही है आपको, वो पौधा बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको बाहर से देखने में जो चीज़ जैसी नज़र आती है उसको बोलते हैं हम लोग उसका लक्षण प्रारूप। तो इसका मतलब है हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ बाहरी या बाहरी संरचना की बात कर सकते हैं, लेकिन जीन प्रारूप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वो अंदर से दिखने में कैसा है। अब अंदर से देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, जब उसका लक्षण हमारे सामने प्रतीत होएगा तो हम उसको फिर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ये वाला पौधा तो लंबा था, ये वाला पौधा छोटा था, लेकिन ये वाला पौधा ये कैसा होएगा। अब देखने से, सोचने से हमें तो लगेगा भाई इसमें लंबे वाले भी गुण है, छोटे वाले भी गुण है, तो ये क्या होएगा, थोड़ा सा मध्यांतर टाइप का होएगा, है ना। लेकिन आनुवांशिकता जब उसने मेंडल ने बताई थी तो उसके अनुसार ऐसा नहीं था। उसके अनुसार ये वाला पौधा हमेशा क्या रहेगा, लंबा रहेगा। उसका भी कारण हम आगे वाली शब्दावली में देखेंगे कि वो लंबा क्यों रहता है। ठीक है, लेकिन समझ में आ गया, जीन प्रारूप का मतलब है कि उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। ठीक है, अब अंदर कुछ भी हो लेकिन बाहर से जैसा भी दिखेगा वो उसका लक्षण प्रारूप है। अब इसी से रिलेटेड देखो, हम लोग कहते हैं एक तो हो जाएगा यहाँ पर प्रभावी लक्षण, जिसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर।
तो प्रभावी लक्षण कौन सा होएगा दोनों में? जो अपना प्रभाव क्या करेगा उस पौधे में दिखा देगा। तो अब इस वाले पौधे में देखो किसका प्रभाव नजर आएगा आपको? इसका प्रभाव नजर आएगा, इसलिए ये पौधा क्या नजर आया था? लंबा नजर आया था। तो प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया? जिसका असर जो है कोई भी पीढ़ी के अंदर क्या करता है? दिखाई देता है, उसको हम लोग बोल देते हैं प्रभावी लक्षण। फिर दूसरा उसके उल्ट क्या बच गया? अप्रभावी लक्षण, जिसको हम लोग बोल देते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, जिसका असर क्या हो जाएगा? दब जाएगा, जिसका असर शो नहीं होएगा। तो इसमें छोटी वाली टी जो है बौने वाले कद का, वो इस पौधे में कहीं शो हुआ? कहीं दिखा? नहीं दिखा। तो इसका मतलब इसमें ये जो छोटे वाला है वो कौन सा है? अप्रभावी लक्षण है। ठीक है। अब देखो इसकी एक बहुत ही बढ़िया सी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हम अपने किसी, आप सारे अपने परिवार के अंदर देखते हो कि भाई आपके दादा का परिवार में, नान का परिवार में कईयों के जो हैं कद बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन आने वाले बच्चे क्या हैं कई बार बहुत छोटे रह जाते हैं। या किसी के माता पिता का जो कद है वो छोटा होता है, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं? बहुत बड़े हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ पीढ़ी के अंदर छोटे वाले का असर दब जाता है तो वो लंबा निकल जाता है, और कुछ वाले के अंदर क्या हो जाता है? छोटे वाले का असर रह जाता है, तो फिर उसका कद क्या रह जाता है? छोटा रह जाता है। तो किसी भी शरीर के अंदर मौजूद तो आपको दोनों तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, जीन है, उसने कोई ना कोई लक्षण अपना नियंत्रित करना है, तो कोई भी आपको युग्म विकल्प ही उसके अंदर मिल सकता है, बस जिसका असर आपको उसमें दिख जाएगा वही वाला आपके सामने क्या आ जाएगा? प्रतीत हो जाएगा। ठीक है। तो एक आध हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं। आगे वाली जो टर्म है उसको बोलते हैं हम लोग F1 पीढ़ी। ठीक है। F1 जो होता है इसको हम लोग वैसे तो बोलते हैं फीलियल, लेकिन याद रखने के लिए हम लोग सिंपल भाषा में इसको हम लोग प्रथम पीढ़ी का नाम दे देते हैं। प्रथम पीढ़ी का मतलब हो गया एक माता है एक पिता है, चाहे इंसान है चाहे दो पौधे हैं। ठीक है, नर मादा, उनके संकरण से उनकी जो है फर्टिलाइजेशन है, उनका प्रभाव के आगे जो पीढ़ी बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? F1 पीढ़ी बनेगी। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर दो पौधे थे, एक लंबे कद वाला एक छोटे कद वाला, उनके संकरण से जो बना है पौधा वो आगे पौधा बनेगा, तो वो कौन सी पीढ़ी का होएगा? F1 पीढ़ी का होएगा। बस इतने सी चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो सारी की सारी क्या घूमती है? आनुवांशिकता घूमती है। क्लियर है? तो अभी मुझे ये बताओ कि इसी टॉपिक को आगे कुछ समझाएं आपको, या किसी और टॉपिक का कुछ आपको पढ़ना है? जहाँ तक पहले बताओ कि इसमें कोई आपको डाउट या कोई दिक्कत है इस टॉपिक के अंदर, यहाँ तक किसी को कोई भी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो पूछ लो। अभी समझ में आया? पूछ लो एक क्वेश्चन। पक्का? जीन क्या होती है? छोटे से छोटा जो किसी लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है, उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जीन के अलग अलग जो रूप होते हैं उनको क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। ठीक है, ओके। जीन प्रारूप क्या होता है? आंतरिक लक्षण जो मौजूद होते हैं। हाँ जी, लक्षण प्रारूप क्या होते हैं? बाहर के। लक्षण प्रारूप को कई बार जो है बुक्स में दृश्य प्रारूप भी बोल दिया जाता है, क्योंकि जो आपके सामने दृश्य आपको नजर आ रहा है, जैसे पत्तों का रंग है पौधे के वो हरा है, थोड़े पीले हैं। ठीक है, और फूल का रंग है, फूल का रंग आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है, लाल नज़र आ रहा है, सूरजमुखी के अंदर आपको पीले नज़र आते हैं। वो सब क्या है? जो दिखने में आपके। ठीक है,
तो क्लियर है ये वाला टॉपिक आप सभी को? कोई और टॉपिक बताओ किसी के मन में हो जो वो वाला स्टार्ट कर देते हैं अपने। अगर इसको कुछ थोड़ा बहुत नोट करना है तो वो कर लो आप। नोट कर लो इसको 2 मिनट।